हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी तो शादी ब्याह का सीज़न है, कुछ आपको इधर उधर से साउंड भी आते होंगे, उसे इग्नोर करना है और पढ़ाई पर ध्यान लगाना है, मन लगा के पढ़ाई करना है। शादी ब्याह के गीत तो आते ही रहेंगे, इधर उधर शोर शराबा हो हंगामा होते ही रहेंगे, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है, हम बच्चों का जो लक्ष्य है, जो हमारा एम है, उसको प्राप्त करने के लिए इधर उधर की सारी बातों से ध्यान को हटा करके सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान लगाना है। समझ में आ गया बात। और मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ चैप्टर 7 क्लास 12 का चैप्टर 7 का 1 शॉर्ट वीडियो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। और ये 1 शॉर्ट वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर एक ही क्लास में मैं बता दूंगा आप लोगों को। इसे ध्यान से देखना है, सुनना है और इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक को लिख करके उसको बराबर रिवीजन करना है। मेरा ऑफलाइन क्लास भी क्रैश कोर्स का अभी चल रहा है प्रेजेंट में, सहरसा के मिर्टोला चौक पर और इस्लामिया चौक पर। 12वीं का नया बैच अगले साल 5 जनवरी से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा। मेरा कांटेक्ट नंबर है, याद कर लें, आप लोग जहां भी देख रहे हो याद कर लें, इसको लिख लें 94 316 26 8 39। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, इस पर विशेष जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब मैं बिना देरी का आपको चैप्टर 7 बताना चाहता हूँ। चैप्टर 7 का नाम है विकास, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन, विकास। हम विकास कहते किसे हैं? पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई वो एकाएक नहीं हुई। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति धीरे धीरे हुई है। तो जीवों के धीरे धीरे उत्पत्ति को क्रमबद्ध जो इसमें बढ़ोतरी होती गई, हम उसी को इवोल्यूशन कहते हैं। इसको ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं और हम लोग इसको हिंदी में विकास कहते हैं। इवोल्यूशन की जानकारी या विकास शब्द की जानकारी सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यह हर्बर्ट स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने इवोल्यूशन शब्द का उपयोग किया था। विकास शब्द की जानकारी, विकास शब्द का उपयोग सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसमें हम लोगों को देखना है कि पहले जीवन की उत्पत्ति। तो जीवन की उत्पत्ति से पहले आप जान लीजिए, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4000 वर्ष पूर्व, 4000 वर्ष पूर्व हुई। अब देखिए, हम लोग इसमें देख रहे हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व हुई थी। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद ही जीवन की उत्पत्ति हुई और जीवन की उत्पत्ति के संबंध में वैज्ञानिकों का, विचारकों का अलग अलग विचार है। विचारक और वैज्ञानिक इन्होंने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए। जीवन की उत्पत्ति के बारे में किसी ने बताया कि स्पोर के द्वारा हुआ, किसी ने बताया कि इसकी जो उत्पत्ति जो हुई वो अकार्बनिक पदार्थ से हुई, किसी ने बताया कि ये जो जीवन की उत्पत्ति हुई वो ईश्वरीय देन है। तो पता चला कि अलग अलग तरह से जीवन के उत्पत्ति के संबंध में बताया गया। बाद में चल करके ये कुछ वैज्ञानिक जैसे मिलर और यूरे नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग के द्वारा अमीनो एसिड, कुछ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, इसका निर्माण किया। और निर्माण के बाद ये पता चला कि जीवन की उत्पत्ति अकार्बनिक पदार्थों से हुई और अकार्बनिक पदार्थों से सबसे पहले एक कोशिकीय जीव बने। और एक कोशिकीय जीव जो बने वो भी पहले जलाशय में बने। जलाशय में एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति हुई। तो इससे स्पष्ट होता है कि जीवन की उत्पत्ति हुई। एक इसमें बिग बैंग थ्योरी भी है, तो बिग बैंग थ्योरी भी ये प्रयास करता है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो अब हम लोगों को देखना है कि इसमें जीवन की उत्पत्ति के बाद हम लोग देखेंगे कि विकास के प्रमाण क्या है। विकास जो है, विकास के प्रमाण
विकास के प्रमाण। पृथ्वी पर जीवन की जब उत्पत्ति हुई तो इसके अनेकों प्रमाण भी मिल रहे हैं, और प्रमाण से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जीवन की उत्पत्ति हुई। अब प्रमाण के संबंध में देखिए, एक है क्लासिफिकेशन, 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 क्लासिफिकेशन। दूसरा हम लोगों को है एनाटॉमी, होमोलोगस, होमोलोगस, होमोलोगस एंड एनालोगस, लोगस ऑर्गन, होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन। कनेक्टिव लिंक, कनेक्टिव लिंक, एम्ब्रियोलॉजी, ईटीसी, ये सारे के सारे प्रमाण हैं। हम लोग क्लासिफिकेशन से भी पता चलता है कि जीवों की उत्पत्ति हुई। जैसे कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, हम लोग निम्न स्तरीय जीव, उच्च स्तरीय जीव, शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव, सर्वाहारी जीव, जलीय, स्थलीय, मरुस्थलीय। हम लोग जीवों को उनके संरचना और उनके जो स्वभाव है उसके आधार पर बांट करके अध्ययन करते हैं। इस क्रिया को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो हम देख रहे हैं कि सारे जीव एक समान नहीं है, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, कोई सर्वाहारी है, कोई जलीय है, कोई स्थलीय है। तो जीव एक समान नहीं है, इसका मतलब है कि जीवन की उत्पत्ति हुई और उनके विकास भी हुए। क्लियर है ये बात। अब दूसरी बात है होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन हम लोग बोलते हैं कि दो जाति के ऐसे अंग, दो जाति के ऐसे अंग जिसकी उत्पत्ति और संरचना एक समान हो परंतु कार्य अलग अलग हो। फिर से सुनिए, ध्यान से सुन लीजिए। होमोलोगस ऑर्गन, ऐसे दो जाति के अंग जिसकी उत्पत्ति और संरचना एक समान हो परंतु उसके कार्य भिन्न भिन्न हो, हम उसको बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। जैसे मनुष्य के हाथ, हम लोग होमोलोगस ऑर्गन हम लोग लिखते हैं, होमोलोगस ऑर्गन में ह्यूमन हैंड, मनुष्य के हाथ, और पक्षी के बर्ड, विंग ऑफ बर्ड, विंग ऑफ बर्ड, पक्षी के पंख, ह्यूमन हैंड, ह्यूमन हैंड, ह्यूमन हैंड, और विंग ऑफ बर्ड, बर्ड। तो ये दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। हम लोग देख रहे हैं इसकी जो ह्यूमन हैंड और विंग, ये दोनों की उत्पत्ति और संरचना एक समान है लेकिन काम अलग अलग है। तो ऐसी परिस्थिति में ये कहलाएगा होमोलोगस ऑर्गन। इसी जगह हम लोग एनालोगस ऑर्गन, दो जाति के ऐसे अंग जिसकी उत्पत्ति संरचना तो भिन्न भिन्न हो परंतु काम दोनों का एक ही हो, उसको हम बोलते हैं एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल हो जाएगा, एनालोगस का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे बर्ड, विंग ऑफ बर्ड, विंग ऑफ बर्ड एंड विंग ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट, ये दोनों का ये हो जाएगा एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस, देखिए ये ह्यूमन हैंड और विंग ऑफ बर्ड, ये होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। चूंकि इस दोनों की उत्पत्ति संरचना एक समान है और काम अलग अलग है। एनालोगस ऑर्गन में इस दोनों की जो है उत्पत्ति और संरचना जो है वो अलग अलग है परंतु काम एक समान है। तो जब काम एक समान है तो ये कहलाएगा एनालोगस ऑर्गन, और यहाँ दोनों का काम अलग अलग है तो ये कहलाएगा होमोलोगस ऑर्गन। इस दोनों के स्टडी से पता चलता है कि जीवों का विकास हुआ है। अब हम लोग को देखना तीसरा, कनेक्टिव लिंक। हम लोग कनेक्टिव लिंक में देखते हैं कि दो जाति के ऐसे लक्षण जो एक दूसरे से जुड़े हुए हो, एक दूसरे से कनेक्ट हो, तो हम उसको बोलते हैं कनेक्टिव लिंक। जैसे अब देखिए युगलीना, युगलीना में प्लांट का भी कैरेक्टर है, युगलीना में एनिमल का कैरेक्टर है।
तो युगलिना प्लांट एनिमल के बीच योजक करिए। आर्कियोप्टेरिस बर्ड भी है और रेप्टाइल भी है, और ये आर्कियोप्टेरिस जो है वो बर्ड विलुप्त हो चुके बर्ड है, लेकिन इसके अंदर रेप्टाइल के भी गुण हैं, तो ये कनेक्टिव लिंक होते हैं। तो ऐसा कैरेक्टर जो मौजूद हो, दो लक्षण जो एक ही जंतु में मौजूद हो, हम उसको कनेक्टिव लिंक कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए एम्ब्रियोलॉजी या एम्ब्रियोनिक स्टेज, जो विभिन्न जाति है, जैसे कि अब मेढक हो जाए, फिश हो जाए, रेप्टाइल हो जाए, ह्यूमन हो जाए, एनिमल में कौ हो जाए, जितने भी ये हायर एनिमल्स हैं, सबके एम्ब्रियोनिक स्टेज एक समान होते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज एक समान, बट इसके आगे का जो स्टेज होता है वो स्पेशल हो जाता है, अलग अलग जाति के लिए अलग अलग हो जाता है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में सभी के कैरेक्टर सेम है, और इसके बाद आगे स्पेशलाइज हो जाता है ये। तो इस तरह से भी अलग अलग जाति का विकास हो जाता है, मेढक का, मछली का, गाय का, मनुष्य का, सबका एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद अलग अलग लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज भी जीवों के विकास के बारे में बताते हैं। तो ये सारे के सारे प्रमाण ये साबित करते हैं कि जीवों में विकास हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आप लोगों को हम लोग 6 चैप्टर 1 से लेकर के 6 चैप्टर तक हम यूट्यूब पर डाल चुके हैं, क्लियर समझा चुके हैं। 1 शॉर्ट वीडियो में आप लोग वहां भी जाकर के उसको देखें और समझें और याद करें। अच्छी तैयारी के लिए मेहनत करने की जरूरत होती है, और मेहनत जब करेंगे और लगातार मेहनत करेंगे तो आपका रिजल्ट बेहतर हो जाएगा। अब मेरे बच्चों, अब आगे देखते हैं हम लोग विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत क्या है? तो विकास के सिद्धांत में देखिए हम लोग को विकास के सिद्धांत विकास के सिद्धांत बायोलॉजिकल एविडेंस। इसमें कुछ वैज्ञानिक हैं जो वैज्ञानिक लोगों ने अपना विचार व्यक्त किए, और अपने विचार के द्वारा उन्होंने इस बात को समझाया कि जीवों में विकास हुआ है। इसके संबंध में सबसे पहले देखिए, एक है वैज्ञानिक लामार्क या लामार्किज्म। और दूसरा है डार्विनिज्म। लामार्कवाद डार्विनवाद, ये 2 वैज्ञानिक। अब देखिए लामार्क जो है, लामार्किज्म, ये बैप्टिस्ट लामार्क नामक वैज्ञानिक ने अपने विचार को, या जीवों के विकास के संबंध में जो अपने विचार है, इन्होंने फिलोसफिक जूलॉजी, एक पुस्तक है इनका, फिलोसफिक जूलॉजी नामक जो पुस्तक है, बुक है, इस बुक में लामार्क ने जीवों के विकास के संबंध में बताया, अपने विचार व्यक्त किए। फिलोसफिक जूलॉजी नामक पुस्तक में इसमें इन्होंने 2 सिद्धांत दिया, यूज एंड डिसयूज और एक्वायर्ड इनहेरिटेंस। इन्होंने 2 बताया, एक बताया यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, और दूसरा बताया एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिटेंस। एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिटेंस मतलब लामार्क ने कहा कि जिस अंग का उपयोग ज्यादा होता है वह अंग अधिक विकसित होते हैं। बात समझ में आई? हम लोग को राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, राइट हैंड का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड के अपेक्षा सलाटली डेवलप हो जाता है। तो लामार्क की ये सिद्धांत भी सही है कि लामार्क ने कहा कि जब
जिस अंग का उपयोग अधिक होता है वो अंग अधिक विकसित हो जाते हैं। तो अब देखिए दूसरा एक्वायर कैट इनहेरिटेंस। लामार्क ने यह भी बताया कि जो उपार्जित लक्षण होते हैं वो वंशागत होते हैं। इसके लिए लामार्क ने जिराफ का उदाहरण दिया। जिराफ पहले घोड़े के समान जाति के थे। जब नीचे के घास खत्म हो गए तो ऊपर के डल्ली पत्ती को खाने के लिए वो अपने अगले पांव और गर्दन को लगातार ऊपर की ओर उछालते गए। काफी दिनों के बाद, काफी वर्षों के बाद उसके गुण में परिवर्तन हुआ और वो अगले दोनों पांव लंबे हो गए और उनकी गर्दन भी लंबे हो गए। तो इस तरह से उनके लंबे पांव और लंबे गर्दन जो उपार्जित लक्षण थे, तो जिराफ का यही लक्षण वंशागत हो गए, उसके संतान में भी जाने लगा। तो इस तरह से जीवों के विकास के संबंध में लामार्क की थ्योरी प्रस्तुत की गई। हालांकि बाद में लामार्क का क्रिटिसाइज भी हुआ कि उपार्जित लक्षण वंशागत नहीं होते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर डांस करने वाले के बच्चे डांसर हो जाते, किसान के बच्चे किसान ही रह जाते, लेकिन ये बात होती नहीं है। उसके बाद लोगों ने, जो लामार्क के मानने वाले थे, उनके फॉलोवर, उनके स्टूडेंट या उनके चाहने वाले ने फिर लामार्क के सिद्धांत का रूपांतरण किया। उसके फिर जो है न्यू लामार्किज प्रस्तुत किया, नया थ्योरी प्रस्तुत किया। उसमें भी यही बात बताया गया कि उपार्जित लक्षण वंशागत होते हैं, परंतु कब? जब क्रोमोसोमल कैरेक्टर चेंज कर जाते हैं तब यह लक्षण वंशागत हो जाते हैं, जनरेशन टू जनरेशन तक जाते रहते हैं। क्रोमोसोमल कैरेक्टर चेंज देन इट इनहेरिटेंस। समझ में आ गया बात? अब देखिए हम लोग को डार्विन के सिद्धांत, डार्विनिज्म, ये डार्विनवाद। डार्विन ने भी जीवों के संबंध में, उसके विकास के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए। तो डार्विन के जो सिद्धांत थे, तो उसने अपने जो विचार थे उसको ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया है। हालांकि इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है कि डार्विन ने HMS बीगल जहाज से समुद्री मार्ग के द्वारा विश्व भ्रमण किए। ये 5 वर्षों की यात्रा थी। संयोग से उस यात्रा में डार्विन भी शामिल थे और डार्विन ने जब इस यात्रा को HMS बीगल समुद्री जहाज से पूरा करके घर लौटे, तो लौटने के कुछ दिनों बाद उन्होंने माल्थस की एक रिपोर्ट, एसे ऑन पॉपुलेशन, जो माल्थस के द्वारा लिखी गई थी, उस पर उन्होंने एक रिपोर्ट पढ़ा। उसमें डार्विन ने पढ़ा कि साहब, जिस अनुपात में जनसंख्या वृद्धि हो रही है उस अनुपात में खाद्यान्न का उत्पादन नहीं होता है और इसके कारण ही समस्या उत्पन्न हो जाती है। बस डार्विन इसी लाइन से इफेक्ट होकर के, प्रभावित होकर के डार्विन ने भी एक किताब लिखी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। और उस ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में डार्विन ने जीवों के विकास के संबंध में विचार व्यक्त किए और कई थ्योरी प्रस्तुत किए। उसमें मुख्य था उसके अंदर वेरिएशन इज कंट्रोवर्सी, वेरिएशन इज कॉस्मोपॉलिटन, भिन्नताएं सर्वव्यापक होती है। पहला था भिन्नताएं सर्वव्यापक होती है। दूसरा था जीवों में प्रजनन की तेज दर। तीसरा था भोजन और अस्तित्व के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। और चौथा था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इसी को नेचुरल सिलेक्शन भी, डार्विन इसी को नेचुरल सिलेक्शन भी कहा। और पांचवा थ्योरी था यूजफुल वेरिएशन इनहेरिटेंस, जो उपयोगी भिन्नताएं होती है वो वंशागत होती है। डार्विन के इस 5 सिद्धांत में से चौथे सिद्धांत की आलोचना की गई। आलोचक ने डार्विन के चौथे सिद्धांत सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट मतलब नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी की आलोचना की। आलोचक का कहना था यदि नेचर, प्राकृतिक योग को ही चुनते हैं तो धरातल पर अयोग के रहने की कोई जरूरत नहीं थी। अयोग नहीं रहता धरातल पर, परंतु ऐसा है नहीं, धरातल पर अयोग भी जीवित है। इसका मतलब डार्विन की चौथी सिद्धांत गलत है।
इस आलोचना के बाद डार्विन के फॉलोअर ने नव डार्विनवाद प्रस्तुत किया और नव डार्विनवाद में उन्होंने लिखा कि जीवों का जो है प्राकृतिक चुनाव होता है, प्राकृतिक उसी को चुनते हैं जो खुद जीवित रहने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, जिसमें ये चेष्टा होती है कि हम जीवित रहें, जीवित रहने के प्रति वो अग्रसर रहते हैं, चिंतित रहते हैं। प्राकृतिक उन्हीं की मदद करता है। क्लियर है ये बात? अब देखिए हम लोग को देखना हार्डे एंड विनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डे एंड विनबर्ग प्रिंसिपल अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, हार्डे एंड विनबर्ग प्रिंसिपल। इससे पहले हम लोग देखें, एक है अनुकूलनी विकिरण, एडेप्टिव रेडिएशन। तो पहले हार्डे एंड विनबर्ग प्रिंसिपल, तो पहले हम देखते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन, अनुकूलनी विकिरण, अनुकूलनी विकिरण। अनुकूलनी विकिरण, तो आइए अनुकूलनी विकिरण के बारे में बताएं आप लोगों को। देखिए अनुकूलनी विकिरण, डार्विन अपने यात्रा के क्रम में गैलापागोस टापू पर, किस टापू पर? गैलापागोस, गैलापागोस आइलैंड पर पहुंचे, गैलापागोस आइलैंड पर पहुंचे और वहां एक फिंच पक्षी जिसको उन्होंने देखा, उसी पक्षी का नाम रख दिया डार्विन फिंच। डार्विन फिंच, डार्विन फिंच, पक्षी का नाम डार्विन फिंच रखा। तो डार्विन ने देखा कि ये पक्षी पहले बीज भक्षी थे, पहले बीज खाते थे, तो उसका जो बीज चोंच जो था थोड़ा आगे से कर्व था। बाद में परिस्थिति आने पर वो बीज के अलावे कीट भी खाने लगे, उनका चोंच जो है थोड़ा सीधा हो गया। तो ये डार्विन में जो चोंच के अंदर जो परिवर्तन हुआ, एडेप्टेशन हुआ, तो ये परिवर्तित जाति, डार्विन फिंच की परिवर्तित जाति जो गैलापागोस टापू में थे, वही जाति संपूर्ण आवास में फैल गए। तो कहा गया कि जीवों में ऐसा विकास जो एक बिंदु से आरंभ होकर के संपूर्ण आवास में फैल जाए, तो जीवों के ऐसे विकास को एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं, अनुकूलनी विकिरण कहते हैं। इसके उदाहरण में डार्विन फिंच है ना, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियंस है, ये सब के सब एडेप्टिव रेडिएशन के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? अब आइए हार्डे एंड विनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डे एंड विनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डे एंड विनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डे एंड विनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने भी जीवों के विकास के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। हार्डे और विनबर्ग दोनों वैज्ञानिक ने मिल करके जीवों के विकास के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। क्या बताया इन्होंने कि जितने भी जीव हैं, सारी जातियों में जो जेनेटिक पूल और जेनेटिक इक्विलिब्रियम ये बिल्कुल कांस्टेंट होते हैं। अगर इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी होगी तब जाकर के जीवों में नए गुण उत्पन्न हो जाएंगे, और जो नए गुण होंगे वो नई जाति के विकास में सहायक हो जाएंगे। बात समझ में आई? सारे के जीन पूल और जेनेटिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं। यदि उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी होगी तब जाकर के नए गुण उत्पन्न होंगे, और ये नए गुण नई जाति के विकास में सहायक होते हैं। हार्डे विनबर्ग का यही सिद्धांत है। समझ में आ गया बात? अब देखिए इसमें हम लोग मानव की उत्पत्ति और विकास, मानव की उत्पत्ति और विकास का जो ह्यूमन ओरिजिन ऑफ ह्यूमन, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट एंड ह्यूमन, मानव की उत्पत्ति और विकास। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं, बात करते हैं उत्पत्ति और विकास के बारे में। मानव के उत्पत्ति और विकास के संबंध सबसे पहले 15 माया वर्ष पूर्व जो है ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस दो नरवानर पाए जाते थे।
ड्रायोपिथिकस एप लाइक थे, जबकि रामापिथिकस मैन लाइक थे। इसके काफी दिनों बाद तंजानिया में, इथोपिया में जो फॉसिल पाए गए, जीवाश्म पाए गए, उस जीवाश्म का जो अध्ययन हुआ तो पता चला कि होमो हैबिलस की जो उत्पत्ति हुई उसकी दिमागी क्षमता 650 से 800 सीसी थे और वो फल खाते थे। इसके बाद होमो इरेक्टस की उत्पत्ति हुई। होमो इरेक्टस का जो दिमागी क्षमता 900 सीसी थे, ये मांस खाते थे। इसके बाद निएंडरथल मानव की उत्पत्ति हुई। इसकी दिमागी क्षमता 1400 सीसी थे और ये सर्वाहारी थे, फल भी खाते थे, मांस भी खाते थे। और निएंडरथल के काफी दिनों बाद होमो सैपियन की उत्पत्ति हुई। निएंडरथल की दिमागी क्षमता 1400 सीसी थे, जबकि होमो सैपियन की दिमागी क्षमता 1400 सीसी से अधिक थे। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि मानव की उत्पत्ति और विकास में दिमागी क्षमता, शारीरिक संरचना और भोजन के स्वभाव में परिवर्तन होता गया। इसलिए हम लोग यहाँ आधुनिक मानव, आधुनिक नहीं, ज्ञानी मानव जो होमो सैपियन को ज्ञानी मानव कहा गया और मानव के पूर्वज को प्राइमेट कहा गया। मानव के पूर्वज को प्राइमेट कहा गया। मानव के पूर्वज को प्राइमेट कहा गया। और ये होमो सैपियन ज्ञानी मानव जो आज से 10,000 वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई। इस प्रकार ये 7वां चैप्टर आपका क्लियर हो चुका है। इसमें कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट करें, हमसे पूछें, हम बताएंगे। और मैं बार बार बोल रहा हूँ अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तमाम दर्शकों को, विद्यार्थियों को मैं बता रहा हूँ कि मैं इसको शॉर्ट में कम समय के लिए बता रहा हूँ। हम इसके ऑफलाइन क्लास में अपने यहाँ पूरा डिटेल हम NCERT से एक लाइन हम क्लियर कट बता चुके हैं, लेकिन समय कम है। अब आप लोगों का एग्जामिनेशन को 2 महीना करीब बचा है। दिसंबर और जनवरी आपके पास है, फरवरी में आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। इस कम समय के लिए आप लोगों को मैं 1 शॉर्ट वीडियो तैयार करके आपके लिए ला रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ। आप इसको ध्यान से देखिए, इसको सुनिए और जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसको बनाइए। अगर बनाने में प्रॉब्लम बनता है आप कमेंट कीजिए। थोड़ा मेहनत बेटा करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन का समय करीब है, बहुत मस्ती हो चुकी, अब एग्जामिनेशन सर पर है, ठंड का मौसम है, शादी ब्याह का भी लगन है। तो इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई में मन लगाएं, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और एग्जामिनेशन की तैयारी युद्ध स्तर पर करें। कम समय में आई होप यू विल बेटर, आप कम समय में अच्छा कर सकते हैं। अगर आप लगन के साथ पढ़ाई करते रहें तो आपका रिजल्ट बेहतर होगा ही। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।